एक मिनट फोन रखो ना बड़ू। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ हाल चाल। तो भाई आज पूछेंगे भाई से, भाई आए थे इंडिया से, मतलब किस वीज़े पे और क्या सीन था, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे आने पे ना बहुत सारी चीज़ें मतलब वो होती हैं, बहुत स्ट्रगल बहुत है स्टूडेंट वीज़े पे आने पे, और अगर आप स्किल्ड वीज़े पे आए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो भाई आज अपना पूरा बताएंगे कैसे आए थे, क्या सीन था, और पीआर भी भाई को जल्दी मिल गई, और आगे जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात मेरी बताना चाहूँगा, मैं आया था 489 प्रोविजनल वीज़ा, जो रीजनल वीज़ा था। 4 साल के लिए मुझे प्रोविजनल वीज़ा मिला था, पर उसमें मुझे गारंटी दी थी स्किल रीजनल गवर्नमेंट ने कि अगर मैं 2 साल रीजनल एरिया में रहता हूँ, 1 साल फुल टाइम काम करता हूँ, तो मुझे 2 साल के बाद परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँगा। और ये जो 489 वीज़ा था वो एक्चुअली स्किल्ड और पॉइंट बेस्ड वीज़ा था, तो मुझे सबके पॉइंट्स में तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो पहली तो बात, मैं 489 प्रोविजनल वीज़ा पे आया था, तो आगे का मैं आपको बताता हूँ कि मैं 489 वीज़ा मिला कैसे। तो बेसिकली मेरे पास ऑलमोस्ट 4 साल का शेफ़ का एक्सपीरियंस था, तो और मिनिमम 3 साल का रिक्वायरमेंट था, तो मेरा उसके मुझे पॉइंट्स मिले। उसके बाद मेरा एज था बिटवीन 25 टू अराउंड 32, सो उसके मुझे पॉइंट्स मिले। मुझे एजुकेशन के पॉइंट्स मिले, और मुझे 10 पॉइंट जो रीजनल गवर्नमेंट ने मुझे स्पॉन्सर किया था उसके में, तो मुझे टोटल 60 पॉइंट्स 5 साल पहले बताने थे। और IELTS के लिए मुझे मिनिमम 6 बैंड्स लाने थे, जो मैंने मुझे मिले हुए थे, तो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बस यही प्रॉब्लम था कि मुझे इनविटेशन आना था, तो मैंने मिड नॉर्थ कॉस्ट जो यहाँ की रीजनल बॉडी है उसके लिए इनविटेशन के लिए अप्लाई किया, स्किल बेस्ड वीज़ा के लिए, वो भी शेफ कैटेगरी में। और 2 वीक के बाद मुझे इनविटेशन आ गया कि मैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले तो उन्होंने मुझे स्किल्स असेसमेंट करने को बोला। तो स्किल्स असेसमेंट में ये होता है कि आपका जो स्किल्ड होता है वो चेक किया जाता है। यहाँ के जो रेगुलर जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे मेरा वेटासेस ने किया था, तो उन्होंने मेरे सारे स्किल्स चेक किए थे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। इस इंटरव्यू में होता है कि आपको आपके जो जो एक्सपीरियंस आपने बताया था और जो पेपर आपने भेजे थे कि जितना एक्सपीरियंस है, और जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, सैलरी स्लिप्स थी, टैक्स वाले डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी आपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजा था, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेफ स्किल में मुझे लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलने वाला था, तो मुझे सब कुछ शेफ में कैसे काम करते हैं, क्या क्या मतलब प्रोसीजर्स होती है, हाइजीन वाले, फर्स्ट एड वाले, जितने भी मेथड से मुझे सारे पूछे गए। खाना कैसे बनाना था, बेसिक सारे क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछे गए। उसके बाद मेरा पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट आया। पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट आने के बाद मैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकता। तो इनविटेशन आना इम्पोर्टेंट है और आपका पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट आना इम्पोर्टेंट है। रही बात उसके बाद मैं आई थिंक 2015 नवंबर में इधर आया, तो तब से मैं पोर्ट मकवारी में रह रहा हूँ। और उसके बाद मुझे फुल टाइम जॉब मिली, तो मैं एक्चुअली 1 साल का फुल टाइम वर्क दिखाना था, पर अगर मुझे जॉब मिली हुई थी तो मैं मेरी जॉब कंटिन्यू कर गया। और जब मेरा 2 साल के बाद PR अप्लाई करने का टाइम आया, तब तक मेरे ऑलमोस्ट 3 साल फुल टाइम जॉब हो चुका था। तो फिर PR अप्लाई करने के लिए मैंने वापस मतलब IELTS मुझे वापस देनी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही दे चुकी थी। पर PR के लिए मुझे यहाँ का पूरा एड्रेस प्रूफ बताने थे। एड्रेस प्रूफ के बाद मुझे 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस बताना था, जो 52 पे स्लिप्स होती है, प्लस टैक्स वाले डॉक्यूमेंट्स भी बताने थे। उसके बाद जैसे मेरे मोबाइल बिल थे, लीज के जो एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते वो बताने थे, और मुझे जहाँ पे काम कर रहा था उनके रेफरेंसेस भी देने थे। तो जॉब ऑफर देना पड़ता है, पे स्लिप दिखानी पड़ती है जिसमें आपका प्रूफ हो कि आप इधर ही रहे हो, बस मेन बात ये है। बस वो दिखाना था। और उसके बाद मैंने आई थिंक 2017 दिसंबर में मेरे PR के लिए अप्लाई कर दिया। वो टाइम प्रोसेसिंग टाइम था अराउंड 1 ईयर। तो 1 ईयर के टाइम में मुझे 2018 में अक्टूबर में मेरा परमानेंट रेसिडेंसी का वीज़ा आ गया। और उसके बाद अभी तो ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया आफ्टर परमानेंट रेसिडेंसी। तो ईजी प्रोसेस था। अगर आप अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे और आपका गोल लंबा रखोगे, तो स्किल्ड वीज़ा लेना एक एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या फिर जो भी कंट्री में आपको माइग्रेट होना है। तो मतलब जो स्किल्ड वीज़ा था, मतलब अप्लाई कैसे किया? खुद से अप्लाई किया, किसी ने सलाह दी, क्या सीन था? एक्चुअली मैं जब लंदन में था तो मेरा एक दोस्त
ऐसे मतलब जो बिजनेस होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसमें काम कर रहा था। तो लंदन का वीज़ा मुझे एक्सपायर होने वाला था और मैं प्लान भी ढूंढ रहा था कि कैसे क्या है। दो ऑप्शन थे मेरे पास, इधर स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ कोई भी कंट्री में, या फिर कोई और ऐसा ऑप्शन चाहिए था कि वर्क वीज़ा के लेके चले जाओ। तो वैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा लेके लंदन चला गया था और मेरे पास इतने पेशेंस नहीं थे कि वापस पढ़ाई करो, उसके बाद वो पूरा लंबा चक्कर जैसे वो आप मैं तेरे को कर तो रहा हूँ। पता है अभी। तो उसमें मुझे पढ़ना ही नहीं था। तो मुझे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वीज़ा, और वैसे भी मैं शेफ़ का काम करता था, ओके। तो बोला कि तेरा एक्सपीरियंस तो काम में आ जाएगा और तुझे ये वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं लंदन छोड़ने से पहले से मैं ये सारे पेपर वर्क्स बनाने लगा। तो थोड़ा टाइम लगा, पर उतने 1 साल तो लग ही जाता है सारे पेपर वर्क्स रेडी होने में। तो स्किल्ड वीज़ा वो मतलब कितने साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी लाइन में पहले? अब अभी तो मिनिमम हर एक कैटेगरी में 3 साल तो मिनिमम है ही है। Okay. पर जो भी अगर जैसे मान लो अकाउंटेंट का है या फिर आईटी का है, उनका थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं भी 4 साल या 5 साल भी मांगेंगे, पर मिनिमम 3 साल तो जरूरी है ही कोई भी स्किल्ड वीजा अप्लाई। एज वगैरह का कोई चक्कर है कि एज एज मिनिमम कितनी एज बेस्ड है। अगर आप बिटवीन 25 से लेके 32 तक अप्लाई करो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 24 से मतलब 18 to 24 से अप्लाई करो थोड़े कम होते हैं, फिर आफ्टर 32 आपके पॉइंट्स वापस कम हो जाते हैं। वो मतलब आप कितना काम करने की एबिलिटी उसी हिसाब से पॉइंट्स हैं। हाँ, और मैक्सिमम आप यहाँ पे आ सकते हो कोई भी स्किल्ड वीज़ा पे एज 45, पर 32 के बाद आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। ओके। तो अभी कितने पॉइंट्स चाहिए स्किल्ड वीज़ा के लिए जो है? अभी तो उसका नाम 491 अभी तो कर दिया। देखो, अगर कोई शेफ स्किल्ड वीज़ा पे आ रहा है तो मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए। ओके। जैसे अभी अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का बहुत ज़्यादा कर दिया है उन्होंने इनविटेशन आने के लिए, तो 95 पॉइंट्स चाहिए। आईटी में वैसे ही 85 पॉइंट्स चाहिए। ओके। पर हर एक जो कैटेगरी है उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। ये सब कुछ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना? हाँ, वो तो सब कुछ है। होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओ ऑस्ट्रेलिया की, और आपको सब कुछ पता चलेगा क्या क्या चाहिए। मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें सब लगनी हाँ, है ना? सब कुछ पता चलेगा। फीस कितनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा प्रोसेस है, सब कुछ एकदम ईजी है। आप खुद से भी कर सकते हो, एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट के पास जाओगे तो इंडिया में शायद 1-2 लाख का खर्चा भी है, तो फालतू में। हाँ। फालतू में। और एजेंट तो वही करेगा जो आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे, दूसरा तो कुछ करेगा नहीं। बस आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। हाँ, मैं आप और एक बात बताना भूल गया कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, जो जितने भी मैंने एक्सपीरियंस बताया था वो मुझे जैसे नोटरी होते हैं जो रजिस्ट्रेशन, उसमें दिखाने पड़े, क्योंकि वो सब कुछ लिखाया जाता है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो सारे सच है, कोई झूठे वाले या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो सेम स्टूडेंट वीज़ा में भी होता है। अगर आप नकली डॉक्यूमेंट्स देते तो आपको शायद बैन भी कर दे। तो ये भी याद रखना कि जो भी आप दिखाने वाले हो असली हो, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या क्या लगाया। और पहले इसको जा लेने दो भाई कल। यार ये मोटरसाइकिल, मतलब उसकी फीस कितनी लगी थी जो आपने वीज़ा अप्लाई किया था? आई थिंक 5 साल पहले स्किल्स असेसमेंट की फीस थी कुछ $1400। स्किल असेसमेंट थोड़ा समझाओ क्या चीज़ होती है? वो इधर आके करवानी पड़ती है कि इंडिया से करवानी? स्किल्स असेसमेंट तो इंडिया से भी कर सकते हैं, उनके सेंटर्स होते हैं। जैसे मैं मुंबई से हूँ तो मेरे पास मुंबई का ऑप्शन था। अगर मुझे पता नहीं अभी तो यूपी से तो यूपी में होगा, पर मोस्टली जो भी बड़ी अपनी इंडिया में सिटीज जैसे बैंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, जितनी भी बड़ी सिटीज है वहाँ पे उनके बड़ी सिटीज़ हैं। हाँ, पर पता नहीं। हाँ, मैं समझ गया। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी सिटीज होती है वहाँ पे सेंटर्स होते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, तो आपको बताएंगे कि आपकी टाइमिंग क्या है, और उसके बाद आपको मतलब वेटासिस तो पहले से समझा देता हूँ, ठीक है। वेटासिस एक सिंपल चीज़ है कि आपको पूरा चेक करेंगे। उसमें आपका पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद आपने अगर बोला कि मेरे पास 3 साल का शेफ़ का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल के जितने भी जगह आपने काम की है, मान लो ये कंपनी में काम किया, वो कंपनी में काम किया, जितने भी कंपनी में 3 साल अपने काम किए, सारों के आपके पास ऑफ़र लेटर होने चाहिए, आपकी पे स्लिप्स होने चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न की फ़ाइल होनी चाहिए, वो मांगा जाएगा। फिर आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ का रेफरेंस लेटर भी मांगा जाएगा। उनको कॉल भी जाती है बाद और में। उनको कॉल भी जाएगी कि ये बंदा काम करता था कि नहीं। हाँ। और उसके बाद होता है आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, जो स्कूल से लेके आपकी डिग्री तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है
वो भी मांगे जाएंगे। और था आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं शेफ्स का काम किया है तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मेरे लिए कंपलसरी था। Okay. तो मैंने ओ सेंट जॉर्ज सर्विसेज देते हैं इंडिया में, Okay. उनसे करवाया था। और लगने वाला था बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्किल्स असेसमेंट के लिए तो। ठीक है। और वो जो नोटरी वाले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे। ओके, मतलब जो अगर स्किल असेसमेंट वीज़ा अप्लाई करना है आपके एकेडमिक और आपका जो आपने जॉब वगैरह करी है वो सब, हाँ, मतलब जो कुछ भी आपने प्रोफेशनली किया है वो सब कुछ लगता है। मतलब मम्मी पापा का कुछ लगता है डॉक्यूमेंट? ना, मम्मी पापा को कुछ नहीं। क्योंकि वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं ना उसमें, वो कुछ क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में हमारे मम्मी पापा के थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो बंदा हमें स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके हमें लगाने पड़ते हैं। हाँ, इस वीज़ा में ऐसे मम्मी पापा के या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, हाँ, कुछ जरूरी फंड वगैरह नहीं शो करवाए? अभी इतना तो जरूरी नहीं है, अभी तो कोई ऐसा रूल चेंज नहीं हुआ है। पर इम्पोर्टेंट है कि आपका IELTS बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आइल्स मतलब जो, हाँ, अगर आप 7 बैंड्स लाते हो तो आपको IELTS में 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 8 बैंड्स लाते हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 6 बैंड्स लाते हो तो वो कोई ईच पॉइंट में है, ईच में। हाँ, कोई पॉइंट नहीं मिलता। जितने बैंड्स ज़्यादा लाओगे उतने आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। चलो ठीक है, बहुत ज्ञान मिल गया। और क्या पूछना था? और तो कुछ नहीं। तो मैं जितने भी अभी इंडिया में लोग, मेरा रिकमेंडेशन सबको यही है, अगर जितने भी लोग मुझे पूछ रहे, नवजोत भाई को पूछ रहे कि भाई स्टूडेंट वीज़ा आके PR का क्या चक्कर है, मैं सबको यही बताऊंगा कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, वैसे भी अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपको जॉब मिलती है इंडिया में, बस 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो अपने स्किल में और आप वेबसाइट चेक। तो भाई ये थोड़ा सा पार्ट कट गया था, इसमें ये था कि मैंने चेक नहीं किया, GoPro ना आपको थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद नहीं, काफ़ी देर बाद कई बार बंद हो जाता है, हर बार नहीं होता है। तो वो काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी, तो शायद GoPro को लगा कि बंदे बेले हैं, मतलब कुछ चल नहीं रहा है, तो उसने बंद कर दी अपने वीडियो। और इसकी फ्रंट स्क्रीन है नहीं तो पता नहीं लगा मेरे को, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो बस इतना ही सा था, जो कुछ भी था। आप इंडिया से भी अप्लाई करके आ सकते हो, कोई इतने चक्कर नहीं है। जो बंदे अभी वेले बैठे, अपनी स्किल पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और जिन बंदों का होता है ना कि एज हमारी इतनी हो गई, हमारा इतना गैप हो गया, तो भैया स्किल असेसमेंट करवाओ, अपनी स्किल असेसमेंट जो भाई ने बताई वो वाली, और एक्सपीरियंस लो चीज़ों का, और इधर आ जाओ, किसी भी कंट्री में जा सकते हो वैसे। तो बस उम्मीद करते हैं भैया वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और चैतन्य भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई के पास बहुत नॉलेज है, जितनी मर्जी ले लो। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਬਣੀ, इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी, इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, आज ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं।